हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं इंटीरियर सिटी को और शायद से ये हैंक्शायर कंट्री का इनसाइड व्यू होता है जहाँ पर इमरजेंसी स्टार्ट हो जाती है और उसी के साथ ही सारे सिटीजन्स को ये कमांड मिलती है कि वो सब लोग जल्दी से जल्दी अंडरग्राउंड शेल्टर में चले जाएं, जिसके साथ ही सारे सिटीजन्स में पैनिक स्टार्ट हो जाता है। मगर वहीं पर वॉर गॉड पैलेस के सारे मेंबर्स और सारे सोल्जर्स और स्पेशली फायर हैमर टीम के सारे मेंबर्स सिटीजन्स की टेक केयर कर रहे होते हैं। मगर उसी के साथ ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट यहाँ पर अपीयर हो जाता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं जनरल ली को, जो कि आते ही अपने सारे सोल्जर से कहता है सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन्स को एक्टिवेट कर दो और हम लोग इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने वाले हैं ताकि हम लोग अपने सिटीजन्स को बचा सके, क्योंकि हम लोग किसी को भी मरने नहीं देंगे। और उसी के साथ ही कुछ सोल्जर्स को अपने साथ लेकर फाइटर प्लेन्स में बैठकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट के करीब जाकर उससे फाइट करने के लिए निकल पड़ता है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट को कभी भी शेल्टर के पास पहुंचने की कोशिश मत करने देना और उसे रोकने के लिए हम लोग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स का यूज करने वाले हैं, जो कि अभी ही हमारे पास आए हैं। हालांकि इन वेपन्स को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास ज्यादा टाइम तो नहीं था, मगर फिर भी ये सारे वेपन्स अमेरिकन कैनन से अभी तक भी ज्यादा पावरफुल हैं और मैं इसी बात की उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये कैनन्स का प्लान काम कर जाएगा और हम लोग इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने में कामयाब होंगे और इसे हरा देंगे। जिसके साथ ही जनरल ली अपने प्लेन में बैठकर अपने साथ अपने स्क्वाड्रन टीम को लेकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ एयर फाइट करने के लिए निकल पड़ता है और उसी के साथ ही दोबारा से अपने सोल्जर से कहता है सारे सुपर कंप्यूटर्स के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन्स को यूज करना स्टार्ट कर दो। जिसके साथ ही हम देखते हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन्स का अटैक चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है और इनकी शेप देखकर ही ऐसा लग रहा होता है कि ये गन्स पहले की गन से ज्यादा एडवांस और ज्यादा पावरफुल होती हैं। जिसके साथ ही सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन्स एक साथ मिलकर एक ही पॉइंट पर फायर करती हैं, जिससे कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट को हल्का फुल्का सा डैमेज होता है और ये डैमेज सिर्फ इतना ही होता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट शेल्टर में जा रहे इंसानों पर अटैक नहीं कर पाता। जिसके साथ ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट बैक फाइट करता है और इन सारी कैनन्स को दोबारा से अपने ब्रेथ अटैक के जरिए टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर उसी के साथ ही जनरली अपने प्लान बी को स्टार्ट करवा देता है, जो कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ एयर टू एयर फाइट करने का प्लान होता है। जिसके साथ ही जनरली जैसे ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट को थोड़ा सा तंग करता है तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट का ध्यान सारा ही जनरल ली की तरफ चला जाता है। जिसके साथ ही जनरल ली कहता है मुझे अभी के लिए इस मॉन्स्टर की अटेंशन मिल चुकी है और इसका सारा ध्यान अभी के लिए मेरी तरफ है। और इसी के साथ ही जनरली गोल्डन हॉर्न बीस्ट को लेकर यहाँ से निकल पड़ता है ताकि वो सिटीजन से दूर से लेकर जा सके और जब तक ये लोग हवा में गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ फाइट करते रहेंगे तब तक इनके सिटीजन्स को शेल्टर में जाने का टाइम मिल सके। और जैसे ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट इन सब के पीछे आना शुरू कर देता है उसी के साथ ही जनरली इन सब को कहता है हम सब लोग यहाँ से आगे स्प्रेड हो जाएंगे और डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे, मगर तुम सब लोग अपनी बैग्स पर भी ध्यान रखना, इस मॉन्स्टर को अपनी बैग से अटैक मत करने देना। जिसको सुनते ही सारे सोल्जर्स अपनी अपनी डायरेक्शंस में जाना स्टार्ट कर देते हैं और ये सब लोग फैल जाते हैं। मगर उसी के साथ ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट जनरल ली के प्लेन को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से जनरल ली अभी के लिए इस फाइट में हिस्सा तो नहीं ले सकता। मगर जनरल ली कुछ न कुछ कर प्लेन क्रैश होने से पहले ही उससे बाहर निकल आता है। मगर इमरजेंसी एग्जिट के बाद जैसे ही जनरल ली अपना पैराशूट ओपन करने की कोशिश करने लगता है तो उसका पैराशूट का बैग स्टक हो जाता है और जनरल ली नीचे जमीन की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। मगर थैंकफुली जनरल ली के नीचे जमीन पर गिरने से पहले ही कुछ वॉर गॉड्स यहाँ पर आ जाते हैं और आते ही जनरल ली को गिरने से बचा लेते हैं। जिसके साथ ही जनरल ली इन वॉर गॉड्स को बताता है कि हमारे जियानन सिटी के फाइटर्स गोल्डन हॉर्न बीस्ट को यहाँ से लेकर दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे सिटीजन ज्यादा नुकसान के बिना ही शेल्टर्स में चले जाएं। और इसी के साथ ही जनरल ली आर्मी के सारे सोल्जर्स को सैल्यूट करने का कहता है, क्योंकि जितने भी फाइटर जेट्स गोल्डन हॉर्न बीस्ट का रास्ता रोक रहे होते हैं और उसे अपने पीछे लेकर जा रहे होते हैं, उनमें से कितने लोगों को तो इस बात का भी पता नहीं होता कि वो लोग इस वॉर के बाद वापस घर जा सकेंगे या फिर नहीं, क्योंकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट के अटैक्स के बाद जिंदा बचना काफी ज्यादा मुश्किल काम होता है। जिसकी वजह से ही आर्मी के सारे सोल्जर्स इन सब को सैल्यूट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ही हम आते हैं लू फेंग के सीन पर, जिसको कि जहाँ तक लास्ट एपिसोड में हमने देखा था इस प्लेन में सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन हो गया था, जिसकी वजह से ही लू फेंग ने यहाँ पर अपनी शील्ड को एक्टिव किया होता है। मगर जैसे ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड का टाइम कंप्लीट हो जाता है और कोई भी ब्लास्ट नहीं होता तो उसी के साथ ही लू फेंग बबाता से कहता है आखिरकार तुम क्या कर रही हो। मगर यहाँ पर शिप के अंदर हल्का फुल्का सा डैमेज हो चुका होता है। जिसके साथ ही लू फेंग दोबारा से बबाता से कहता है काउंटडाउन तो कब का एंड हो चुका है, मगर अभी तक इस प्लेन ने एक्सप्लोड क्यों नहीं किया। जिसके साथ ही बबाता लू फेंग को कहती है तुम्हारी किस्मत अच्छी है क्योंकि मैं काफी ज्यादा स्मार्ट हूँ। मगर उसी के साथ ही लू फेंग उससे कहता है हमारे
पास टाइम काफी ज्यादा कम है, तो तुम्हें यहाँ पर रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है, हमें जल्दी करना होगी। जिसके साथ ही वो बाता लू फेंग से कहती है, मैंने इस शिप के एआई को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसकी वजह से सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑटोमेटिकली बंद हो गया है और अभी के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड दोबारा से नहीं चल सकता। जो सुनते ही लू फेंग कहता है, तुमने शिप के एआई को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया है। जिसके साथ ही बबाता दोबारा से लू फेंग को कहती है, मैंने इस एयरक्राफ्ट के एआई सिस्टम में लार्ज अमाउंट में डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया था और उस डेटा की स्पीड मैंने इतनी ज्यादा कर दी थी ताकि इस शिप का एआई उस डेटा को प्रोसेस ही ना कर पाए। और जैसे ही वो एआई ज्यादा पजल हो गया था तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गया था। जो सुनते ही लू फेंग कहता है, तुम सच में काफी ज्यादा क्रूल हो। मगर उसी के साथ ही बबाता कहती है, मेरे क्रूल होने की वजह से ही हम लोग जिंदा हैं और क्रूल होने के लिए भी स्ट्रेंथ पर रिलाई करना पड़ता है। और अगर बात की जाए एआई के लेवल्स की, तो मैं इस एयरक्राफ्ट के एआई सिस्टम से काफी ज्यादा एडवांस्ड हूँ, जिसकी वजह से मेरा कोई भी प्लान नाकाम नहीं होता। मगर इस डिस्ट्रक्शन के बाद इस प्लेन का सारा कंट्रोल सिस्टम ही टूट चुका है, जिसकी वजह से इसे वापस से स्टार्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है और अभी के लिए तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मगर उसी के साथ ही लू फेंग बबाता से कहता है, तुम्हारा ये सब करने का काफी ज्यादा शुक्रिया। जिसके साथ ही बबाता लू फेंग से कहती है, ये ब्लैक ड्रैगन माउंटेन X-81 शिप सिर्फ एक स्पेस शिप ही नहीं है, बल्कि इसका ओनर काफी ज्यादा हाई लेवल का भी हो सकता है और वो कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसका गैलेक्सी में स्टेटस काफी ज्यादा हाई हो और उसी के साथ ही साथ उसकी लेगेसी भी काफी ज्यादा अमेजिंग हो सकती है। और अभी के लिए तो इस शिप के साथ साथ हम लोग इन सिल्वर स्ट्रीम गार्डियंस को भी ले सकते हैं, क्योंकि ये तीनों गार्डियंस ही काफी ज्यादा अमेजिंग हैं और मैं इनको तुम्हारे लिए ठीक कर दूंगी। और हम लोग इस बात को भी चेक करेंगे कि क्या हम लोग इन्हें दोबारा से यूज कर सकते हैं या फिर नहीं। मगर उसी के साथ ही लू फेंग बबाता से पूछता है, क्या इस शिप का वेपन तो ठीक है, क्योंकि इस शिप में जो वेपन मौजूद है वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को किल करने के लिए काफी है। तो क्या अभी जो डिस्ट्रक्शन तुमने इस शिप में की है उसकी वजह से वेपन को तो कोई इश्यू नहीं हुआ। जिसके साथ ही बबाता लू फेंग को बताती है, जितनी भी डिस्ट्रक्शन हुई है उस सब की वजह से या तो सिर्फ एआई सिस्टम डिस्ट्रॉय हुआ है या फिर कंट्रोल सिस्टम डिस्ट्रॉय हुआ है। इस शिप में मौजूद वेपन को कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ और मैंने अभी ही इस शिप की गन को चेक किया है। हालांकि वो गन काफी ज्यादा ओल्ड है, क्योंकि वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर से ऐसे ही पड़ी हुई है। मगर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी पावर और मेरी एबिलिटीज के साथ मैं ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में उसे दोबारा से ठीक कर दूंगी। और इस बात की गारंटी करती हूँ कि 2 दिन की मेंटेनेंस के बाद तुम उस वेपन को किसी भी स्टार लेवल के प्रैक्टिशनर या फिर वॉरियर या फिर मॉन्स्टर को किल करने के लिए यूज कर सकते हो। जिस पर लू फेंग बबाता को हेल्प करने के लिए प्लीज भी करता है। मगर उसी के साथ ही बबाता लू फेंग को कहती हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसके साथ ही ये दोनों शिप से बाहर आ जाते हैं और उसी के साथ ही बबाता इस पूरी शिप को अपने स्टोरेज रूम में रख लेती है, ताकि बबाता अपने कॉन्शियसनेस का यूज करते हुए इस शिप को दोबारा से रिपेयर करना स्टार्ट कर दे। जिसके साथ ही बबाता लू फेंग को कहती है, जैसे ही हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे तो उसके बाद तुम इस मदरशिप को भी अपनी स्टोरेज रिंग में स्टोर कर लेना, ताकि उसमें से मैं काम की सारी चीजें चेक कर लूँ और उसमें से जो चीज हमारे काम की होगी हम लोग उसे अपने पास ही रख लेंगे। जिसके साथ ही लू फेंग मदरशिप से बाहर आ जाता है और जैसे ही मदरशिप से बाहर आता है तो उसी के साथ ही अपनी स्टोरेज रिंग का यूज करते हुए इस पूरी मदरशिप को अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर स्टोर कर लेता है। और ये सीन सच में काफी ज्यादा अमेजिंग था। हालांकि बबाता ने लू फेंग को पहले भी ये बताया हुआ है कि लू फेंग की स्टोरेज रिंग में मिलियंस ऑफ क्यूबिक मीटर्स के जितनी जगह है, मगर इस स्पेसशिप को स्टोर करने के बाद भी ये एक बड़ी सी बिल्डिंग के कमरे की जितनी जगह ले सकती है। जिसके पीछे की रीजन ये है कि लू फेंग की स्टोरेज रिंग में काफी ज्यादा स्पेस है। जिसके साथ ही लू फेंग जैसे ही इसे स्टोर कर लेता है तो उसी के साथ ही कहता है, मुझे बाहर की सिचुएशन के बारे में नहीं पता। जिसके साथ ही लू फेंग वाटर से बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जैसा कि हम सब ने लू फेंग के यहाँ पर जाने से पहले देखा था, इस मदरशिप के पास पहुँचने के लिए लू फेंग को मिनिममली 8000 मीटर जमीन के अंदर जाना पड़ा था। जिसके साथ जैसे ही लू फेंग पानी से बाहर आता है तो यहाँ पर सिचुएशन लास्ट टाइम से काफी ज्यादा बदल चुकी हुई थी। इवन के यहाँ पर भी काफी ज्यादा फाइटर जेट डिस्ट्रॉय हुए पड़े थे। जिसके साथ ही लू फेंग अपने घर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। मगर उसी के साथ ही लू फेंग को कमांडर जियाई की कॉल आती है और वो लू फेंग से कहते हैं, मैं काफी देर से तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। जिसके साथ ही लू फेंग कमांडर जियाई से कहता है,
मैं एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस में मौजूद था, जिसकी वजह से मैं आप सबसे कांटेक्ट नहीं कर पाया और उसी के साथ ही मदरशिप के अंदर जाते ही मेरे सिग्नल्स काफी ज्यादा खराब हो गए थे। जिसके साथ ही कमांडर चियाई लुफेंग से कहता है अभी के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि तुम बाहर आ चुके हो। जिसके साथ ही लुफेंग कमांडर चियाई से बाहर की सिचुएशन पूछता है और उसी के साथ ही कमांडर चियाई लुफेंग को बताता है जैसे ही हमने हाइड्रोजन बॉम्ब का यूज करते हुए गोल्डन हॉर्न बीस्ट को सीरियसली इंश्योर किया था, तो उसके बाद वो अपने आप को रिकवर करने के बाद हेंशिया और वेटिकन स्टेट्स के सारी मिलिट्री बेसिस और सिटीज पर अटैक करना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से आल्सो हमारी जियानन बेस सिटी भी काफी ज्यादा इफेक्ट हुई है। जो सुनते ही लुफेंग काफी ज्यादा शॉक तो होता है, मगर उसी के साथ ही कमांडर चियाई दोबारा से लुफेंग से कहते हैं मगर हमारे लिए अच्छी बात तो ये है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट अभी तक भी हमारे साथ वॉर स्टार्ट नहीं करना चाह रहा, बल्कि वो सिर्फ अपना गुस्सा उतार रहा है, जिसकी वजह से उसने हमारी बेस सिटी पर कोई भी फोकस अटैक नहीं किया। और उसी के साथ ही साथ हमारे हेंशिया वॉरियर्स के काफी ज्यादा अमेजिंग रेजिस्टेंस की वजह से हम लोग अभी तक गोल्डन हॉर्न बीस्ट की साइड को चेंज करने में कामयाब हो पाए हैं और हमारे वॉरियर्स उसे अपने पीछे लेकर यांगसू मेनलैंड पर चले गए हैं, जिसकी वजह से हमारा बेस सिटी अभी के लिए खतरे से कुछ तौर पर बाहर है। तो तुम जल्दी से जियानन बेस सिटी में वापस जाओ और जाकर सबसे पहले तो अपनी फैमिली को मिल लो, जिसके बाद हम लोग कुछ ही देर बाद वॉर गॉड पैलेस में मिलेंगे। जिसके साथ ही लुफेंग ऐसा ही करता है, मगर जैसे ही लुफेंग अपनी बेस सिटी में वापस आता है तो यहाँ पर हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन बच चुकी होती है, काफी ज्यादा लोगों की जानें पहले ही जा चुकी होती हैं और काफी ज्यादा लोग बेघर हो चुके होते हैं, काफी ज्यादा लोग सीरियसली इंश्योर हो चुके होते हैं और काफी ज्यादा लोग अभी भी मलबे में फंसे होते हैं। जिसके साथ ही लुफेंग यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर मौजूद रेस्क्यू टीम्स की हेल्प करना स्टार्ट कर देता है, मगर वहीं पर यहाँ पर फायर हैमर टीम के मेंबर्स भी मौजूद होते हैं, जो कि लुफेंग को देखते ही काफी ज्यादा रिलैक्स तो हो जाते हैं। मगर अभी के लिए जो सिचुएशन यहाँ पर होती है, अकेला लुफेंग तो उसे ठीक नहीं कर सकता। और वहीं पर यहाँ पर एक सीन काफी ज्यादा डार्क था, जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची का गार्डियन या फिर उसके पेरेंट उसकी आंखों के सामने मर चुके होते हैं और वो उनके पास बैठकर रो रही होती है, जो कि सच में काफी ज्यादा इमोशनल सीन था। और सिर्फ इस अटैक का शिकार इसी बच्ची के पेरेंट नहीं हुए होते, यहाँ पर और भी काफी ज्यादा ऐसे बच्चे मौजूद होते हैं जिन सब के पेरेंट्स उनसे जुदा हो चुके होते हैं। जिस सब को देखते हुए लुफेंग भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं लुफेंग की फैमिली को, और यहाँ पर लुफेंग की फैमिली के साथ साथ लुफेंग की वाइफ और लुहुआ की वाइफ भी मौजूद होते हैं और ये सब लोग ग्रेविटी रूम में वेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं लुहुआ को, जो कि काफी देर से लुफेंग को मैसेज करने की कोशिश कर रहा था, मगर लुफेंग का कोई भी रिप्लाई उसे नहीं आया होता, जिस सब की वजह से ये लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर उसी के साथ ही ग्रेविटी रूम का गेट ओपन होता है, जिसमें से लुफेंग अंदर आ जाता है, जिसे देखते ही उसकी फैमिली के सारे मेंबर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ही शूशिन आकर लुफेंग के गले लग जाती है, क्योंकि ये सब लोग काफी ज्यादा डर चुके थे। तो लुफेंग को देखने के बाद इन सबको थोड़ी सी होप मिलती है, जिसके साथ शूशिन के बाद लुफेंग अपनी फैमिली से मिलता है और उन सब से ये पूछता है क्या ये सब लोग ठीक हैं, जिस पर ये सब लोग लुफेंग को एक ही आंसर करते हैं कि हम सब लोग ठीक हैं। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट्स में बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।